हेलो फ्रेंड्स, न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता है कि हम जो है एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड जो है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। ये बीपीएससी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। इसमें आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और री एग्जामिनेशन का जो पेपर हुआ था सारा क्वेश्चन इसमें है। और नीचे आपका इसमें मेंशन किया है कि ये कब एग्जाम में किस समय पूछा गया है। तो इसमें हमारा मिक्सअप क्वेश्चन रहेगा और सामान्य अध्ययन का इसमें हम देखेंगे। एग्जाम में आपकी ये मेन पेपर के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा और जनरल पेपर के लिए भी। तो चलिए हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं जहाँ से छोड़े थे। तो चलिए हम देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि श्वसन मूल किसमें पाए जाते हैं की बात कर रहा है। तो ये श्वसन मूल जो है आपका आपका जलोदभिद और लवणोभिद दोनों में पाए जाते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है। ये यहाँ पे देखते हैं, श्वसन मूल जो है जलोदभिद एवं लवणोभिद दोनों पादपों में पाए जाते हैं। ये पौधे उन स्थानों पे पाए जाते हैं जहाँ की जमीन में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम या फिर न के बराबर होती है। मतलब आपका जलोदभिद और लवणोभिद की बात करते हैं तो उस जमीन स्तर पे पाए जाते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा जो है या तो कम होती है या फिर न के बराबर होती है। इन पौधों की जड़ें जो है कि कुछ भाग जमीन के बाहर आ जाते हैं। जैसे ये हमारा पेड़ है, मतलब पौधे हैं मान लीजिए, तो इनके जड़ें जो हैं वो कुछ बाहर आ जाते हैं। और बाहर आने के देखिए यहाँ पे इनके जो कुछ भाग है वो जमीन के बाहर आ जाते हैं, जो कि श्वसन में मदद करते हैं, यानी वो श्वसन मूल कहलाते हैं। क्या कहना चाहते हैं कि ऐसे ये पौधे हैं जो जलोदभिद और लवणोभिद की बात कर रहा है, तो इनके जो जड़ हैं वो ऊपर तक आपके आ जाते हैं और ये जो है इन्हें श्वसन करने में मदद करते हैं। इनको ही हम क्या बोलते हैं, श्वसन मूल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपका निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है। यानी कि इससे पहले वाले लेक्चर में आपको प्रथम प्रदूषक और द्वितीयक प्रदूषक दोनों के बारे में बात किया गया है। तो इसमें आपका ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा और ये भी, यानी कि पेन और आपका SO2 और ओजोन तीनों जो है आपके द्वितीयक प्रदूषक है। देखते हैं प्राथमिक प्रदूषक के बारे में। बोल रहे हैं हमारा कि प्राथमिक प्रदूषकों की परस्पर क्रिया जो है और प्रतिक्रिया द्वारा निर्मित प्रदूषकों को द्वितीय प्रदूषक के रूप में जाना जाता है। यानी कि प्राथमिक प्रदूषक की जो परस्पर प्रक्रिया होती है उससे ही निर्मित होता है हमारा, जिसे हम द्वितीय प्रदूषक कहते हैं। इसमें आपका ओजोन है, ओजोन को ध्यान रखिएगा, ओजोन है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। अब फिर आपका पेन, उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो ये द्वितीय प्रदूषक है। जबकि प्राथमिक प्रदूषक वे हैं जो प्रत्यक्ष तौर पे जो है वायु प्रदूषण का कारण बनते हैं। प्रत्यक्ष तौर पे यानी कि प्रत्यक्ष की बात कर रहा है, तौर पे वायु प्रदूषण के कारण बनते हैं। तो वायु प्रदूषण के कारण कौन कौन बनते हैं, तो आपका देख लीजिए, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कड़ी वादी। तो ये क्या है, ये आपके जो है प्राथमिक प्रदूषक है। प्राथमिक प्रदूषक वो होते हैं जो प्रत्यक्ष तौर पे आपके वायु प्रदूषण के कारण बनते हैं, और जो प्राथमिक प्रदूषण के परस्पर क्रिया से जो निर्मित होते हैं वो द्वितीयक प्रदूषक कहलाते हैं। उसमें आपका ओजोन, पेन और सल्फर डाइऑक्साइड आ जाएगा। यहाँ पे देखिए सल्फर डाइऑक्साइड है और यहाँ पे भी आपका सल्फर डाइऑक्साइड है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकीय तंत्र में वायु आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल जो है किसके द्वारा दिया गया था। तो ये जो है आपके ओडम जी के द्वारा दिया गया था। देखिए यहाँ पे पारिस्थितिकीय तंत्र में वायु आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल जो है ओडम जी के द्वारा दिया गया था। और लिंडमैन साहब की बात करते हैं तो इन्होंने ऊर्जा प्रवाह का 10% नियम दिया था। ये एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। देखिए कि ये पूछता है कि 10% का जो है ऊर्जा प्रवाह का नियम किसने दिया था, तो ये दिए थे आपके लिंडमैन साहब ने, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका भारतवर्ष के अंतर्गत बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरुद्ध जो है शुभारंभ किया गया था। यानी कि कौन से आंदोलन थे जिनके अंतर्गत जो है आपका बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरुद्ध ये शुरू किए गए थे आंदोलन। तो आपका जो है देखिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन, टिहरी बांध आंदोलन और चिपको आंदोलन। ये आंदोलन जो है बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरुद्ध
शुभारंभ किए गए थे। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, बोल रहे हैं कि नर्मदा बचाओ आंदोलन, टिहरी बांध आंदोलन और चिपको आंदोलन जो है भारतवर्ष के अंतर्गत बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरुद्ध प्रारंभ किए गए थे। इस बात को ध्यान रखिएगा, विरुद्ध प्रारंभ किए गए थे। गुजरात में सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा नदी पर सबसे बड़े बांधों में से एक है। देखिए क्या बोल रहा है कि जो गुजरात में आपका सरदार सरोवर बांध है वो नर्मदा नदी पे स्थित है और सबसे बड़े बांधों में से एक है। सबसे बड़ा बांध नहीं बोल रहा है, सबसे बड़े बांधों में से एक है, इसकी बात कर रहा है। नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत जो है 1985 ईस्वी में हुई थी। किसने किया था? तो मेधा पाटेकर जी ने किया था। और बात करते हैं तो बाबा आमटे, कौन? बाबा आमटे ने की थी। तो आपका ये जो नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत वर्ष 1985 में हुई थी, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है किसने किया था? तो मेधा पाटेकर जो है एग्जाम में जैसे क्वेश्चन पूछता है तो आपका अगर 4 ऑप्शन का रहता है तो उसमें मेधा पाटकर जी का नाम तो आता ही है, लेकिन आपको तो पता है कि ये बीपीएससी है तो बीपीएससी बाबा आमटे को भी दे सकता है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आपका आपका है मेथेमोग्लोबिनेमिया जो है निम्नलिखित में से किसके दूषित पानी पीने के कारण होता है? तो आपका नाइट्रेट के पानी, जब नाइट्रेट पानी में मिल जाता है उसके पीने के कारण जो है आपकी ये बीमारी होती है। देखते हैं इसको, नाम बहुत बड़ा है, थोड़ा सा देखिए। इसको बोल रहा है मेथेमोग्लोबिनेमिया जो है रोग नाइट्रेट में उच्च पानी और सब्जियों के सेवन नाइट्रेट युक्त रसायनों के संपर्क में आने से होता है। ये जो है आपका रोग है जो अगर नाइट्रेट की मात्रा जो है आपके पानी में उच्च हो जाती है या फिर नाइट्रेट युक्त रसायनों के संपर्क में आने से होती है। जो नाइट्रेट के उच्च स्तर के साथ पानी पीते हैं या फिर नाइट्रेट दूषित पानी से बने खाने के पदार्थ खाते हैं, ऑक्सीजन की कमी के कारण ये गंभीर स्वास्थ्य हानिकारक विकसित हो जाती है। यानी कि देखिए इसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इसके कारण जो है आपका गंभीर स्वास्थ्य हानि विकसित कर देती है, यानी कि आपकी तबीयत खराब हो जाती है और ये आपको रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि परितंत्र में ऊर्जा प्रवाह होता है, क्या होता है? तो परितंत्र में ऊर्जा प्रवाह जो है एक दिशिक होती है। देखिए परितंत्र में ऊर्जा प्रवाह जो है एक दिशिक होता है तथा इसमें सौर ऊर्जा ही एकमात्र स्रोत होता है। ऊर्जा प्रवाह जो है एक दिशिक होता है और इसमें सौर जो है एकमात्र ऊर्जा स्रोत है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो है पादप पौधों की बात कर रहा है, सूर्य की विकिरण ऊर्जा का प्रयोग करके अकार्बनिक पदार्थों का खाद्य में निर्माण करते हैं। क्या कि जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया तो आपने पर्यावरण में पढ़ी हुई होगी, उसके बारे में ही बोल रहा है कि सूर्य के विकिरण ऊर्जा का प्रयोग करके अकार्बनिक पदार्थों से खाद्य निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो आप ये मत मार दीजिएगा, बहुदिशिक नहीं, ध्यान दीजिएगा एक दिशिक होता है ऊर्जा प्रवाह। परितंत्र में ऊर्जा प्रवाह जो है आपका एक दिशिक होता है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये बीपीएससी 2023 में पूछा था, तो अब नेक्स्ट इस बार नहीं पूछा है तो इसके बाद पूछ सकता है टीआरई 4 वाले में। ये मत सोचिए कि क्वेश्चन जो है तुरंत रिपीट करता है, थोड़ी सी लैंग्वेज को घुमा सकता है। अगर आपने क्वेश्चन को बढ़िया से समझा है, एक्सप्लेनेशन को बढ़िया से देखा है, तो क्वेश्चन घुमाएगा भी तो आपके दिमाग में रहेगा कि ये पूछना क्या चाहता है। ऑप्शन देख के आपको समझ आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा परितंत्र का संगठक है? तो परितंत्र के संगठक के बारे में बात कर रहा है, तो देखिए यहाँ पे देख लेते हैं। परितंत्र के 2 घटक होते हैं, कौन सा? एक जैविक और एक अजैविक। यहाँ पे देखिए एक अजैविक घटक होता है, एक जैविक। जैविक में आपका जो है जैविक घटकों में आपके हरे पौधे, जंतु, उपभोक्ता व अपघटक, फंगी यानी कि शामिल होते हैं, जबकि अजैविक घटकों में आपका वायु और जल, सौर ऊर्जा, ताप, प्रकाश, मृदा इत्यादि। तो देखिए यहाँ पे आपका ये जैविक में आ जाते हैं, तो आपका जंतु, देखिए यहाँ पे जंतु और आपका पादप की बात करता है
जैसे कि हरे पेड़ पौधे की बात कर रहा है, सूक्ष्म जीव, फंगी वगैरह, तो अपघटक में ये शामिल हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपसे एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसमें आपका एक तो जंतु दे देगा, ठीक है, एक जंतु दे दिया, आप जैविक में इसे ले लिए, अगर आपको नहीं पता है तो आपको यहाँ पे वायु भी तो दे सकता है, ऑप्शन नंबर बी में वायु देगा, तभी आपका ऑप्शन नंबर डी ही होगा। क्यों? क्योंकि आपका परितंत्र के दो संगठक हैं, तो आपका एक जैविक हो जाएगा, एक अजैविक हो जाएगा। तो अजैविक में देखिए आपका वायु, जल, सौर्य ऊर्जा, ताप, प्रकाश, मृदा इत्यादि, ये सब ध्यान रखिएगा। और आपका जैविक घटक में जो है आपका जंतु, हरे पेड़ पौधे, उपभोक्ता, अपघटक, ये सब इत्यादि। तो बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन को एकदम ध्यान से देखिए। यहाँ पे आपका वायु दे सकता है, यहाँ पे आपका जल दे सकता है, ठीक है, और यहाँ पे छोड़ दीजिए, आपका जंतु ना देके आपका सौर्य प्रकाश दे सकता है, तभी आपका ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा। तो इस सब क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है लैंडफिल से उत्पन्न होती है? तो आपकी मीथेन उत्पन्न होती है। लैंडफिल से मीथेन गैस जो है उत्पन्न होती है। लैंडफिल अपशिष्ट पदार्थों को दफनाने के लिए बनाए गए जो है आपका यहाँ पे बनाए गए जो है गैर बायोडिग्रेडेबल कचरे के लिए एक विस्तारित भंडार क्षेत्र है, जिसमें प्राकृतिक रूप से आपके बैक्टीरिया द्वारा गैस उत्पन्न होती है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड लैंडफिल गैसें हैं। यहाँ से आपका क्वेश्चन कैसे बनेगा? देखिए यहाँ पे बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है, तो आपका इसमें मीथेन दिया है, ओके। और यहाँ पे आपका ऑप्शन डी भी कैसे हो सकता है? देखिए इसमें ये भी दे सकता है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड को भी दे सकता है, आपका मीथेन ऑप्शन में दिया है, नाइट्रोजन और आपका बोला है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन भी दे सकता है, सल्फाइड भी दे सकता है। देखिए यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड दिया है, यहाँ पे सल्फाइड दिया है, तो ध्यान रखिएगा आपका अगर ऑप्शन नंबर डी में आपको फंसाना हो तो लैंडफिल जो गैस है इन्हें भी ध्यान रखिएगा। मीथेन के साथ साथ आप जो है कार्बन डाइऑक्साइड को ध्यान रखिएगा, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और सल्फाइड को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम बार बार आपको इसलिए फोकस करा रहे हैं क्योंकि आप एग्जाम से पहले जो है वो एक्सप्लेनेशन को बहुत बढ़िया से देख लीजिएगा, बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। आप क्योंकि ये एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट करता है, और रिपीट करने से कि ऑप्शन को सिर्फ चेंज करेगा और क्वेश्चन को पैटर्न को चेंज करेगा, वो किसी और तरीके से पूछ देगा, लेकिन क्वेश्चन सारा यही पूछता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप कोई चीज़ जो है रिपीट करके 2-3 बार देख लेते हैं एग्ज़ाम से पहले, अभी देख रहे हैं एग्ज़ाम के पहले 2-3-4 बार इसको देख लेंगे तो आपके दिमाग में बिल्कुल वो चीज़ बैठ जाती है। और यकीन मानिए अगर आपने कोई क्वेश्चन देखा है एक बार और आप अगर उसको एग्ज़ाम में 2 महीने बाद भी देखते हैं तो आपके दिमाग में एक बार हिट जरूर होता है कि मैंने इसको कहीं पढ़ा है। तो प्लीज़ आप क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करिए और उसे अपने दिमाग में बैठाने की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें आपका पादप, हिरण और शेर क्या है? पौधों को आपका हिरण खाएगा और हिरण को शेर खाएगा। यही जो आपके आहार श्रृंखला को सुनिश्चित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सब क्वेश्चन जो आहार श्रृंखला से है ना, आप एक बार इसको दिमाग में इमेज बनाएंगे ना तो आपसे क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण में प्लास्टिक डैश यहाँ पे की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होगा। देखिए क्रिया द्वारा विघटित नहीं होगा, जहाँ पे आपका क्वेश्चन नहीं दिया है उसे बिल्कुल एकदम दिमाग में बैठाने की जरूरत है कि यहाँ पे क्या पूछा है, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन इसलिए गलत हो जाता है क्योंकि हम नहीं को ध्यान देते ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या पूछा है कि पर्यावरण में प्लास्टिक किसके द्वारा जो है विघटित नहीं होता? तो जीवाणु दिया यानी कि बैक्टीरिया, और आपका फंगी की बात किया है, और परजीवी। तो इन तीनों के द्वारा नहीं होती। क्या इन तीनों के द्वारा विघटित नहीं होती? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्यों? अगर बोला होता कि पर्यावरण में जो है प्लास्टिक की क्रिया विघटित होती है तो किसके द्वारा होती है, तब आपका ऑप्शन कुछ और होता। अगर आप नहीं होती है, क्योंकि नहीं पूछ दिया, तो इन तीनों के द्वारा नहीं होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। ठीक है, इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। बोल रहा है कि पर्यावरण में
पर्यावरण में प्लास्टिक जो है जीवाणु आपका मृतोपजीवी और परजीवी क्रियाओं द्वारा अपघटित नहीं होता है। प्लास्टिक के अपघटित होने में अनेक वर्ष लगते हैं। इसके रसायन आसपास के परिवेश में घुलने लगते हैं तथा समय के साथ छोटे छोटे घटकों में टूट जाते हैं तथा हमारी खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करते हैं। तो इन्हें अनेक वर्ष लगते हैं विघटित होने में, और ये इनके कारण नहीं है। आपके जीवाणु मृतोपजीवी और परजीवी जो है इनके विघटित के कारण नहीं है, इसके लिए नहीं पूछा है। तो ऑप्शन नंबर डी नहीं वाले पे क्वेश्चन पे आपको बार बार ध्यान दिला रहे हैं, आप उसको अच्छे से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते वे शामिल हैं। तो आपके सौर सेल और पवन चक्की। इसे आप आसानी भाषा में समझिए कि जो आपका नवीनीकरण यानी कि जो प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होता है, जैसे सौर ऊर्जा, प्रकाश, आपका जल विद्युत, ये सारी चीजें जो है आपका कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं। तो आप नॉर्मल सी बात ध्यान रखिएगा कि जो हमारा नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत है वो कार्बन उत्सर्जन नहीं करता। तो आपका सौर सेल जो है और पवन चक्की है ये एक प्राकृतिक है, तो ये जो है आपका कार्बन उत्सर्जित नहीं करेंगी, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आपका नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की बात करते हैं तो ये एक अनवीनीकरण है। ये अनवीनीकरण मतलब होता है कि आपको इनको बनाने में लाखों वर्ष लगेंगे और ये कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि करते हैं। आपका कोयला हुआ, पेट्रोलियम हुआ, प्राकृतिक गैस हुआ, इन सब के बारे में बात करते हैं। और नवीनीकरण की बात करते हैं तो वो आपका कार्बन उत्सर्जन नहीं करते हैं, वो प्राकृतिक होते हैं। आपका सौर्य प्रकाश की अगर हम बात कर लेते हैं तो क्या उससे कार्बन उत्सर्जन होगा? हम पवन चक्की एक प्राकृतिक तौर पे बनता है तो क्या उससे हमारा कार्बन उत्सर्जन होगा? नहीं। तो इसे आप ध्यान रखिएगा, जो नवीनीकरण होते हैं वो कार्बन उत्सर्जन नहीं करते हैं। यहाँ पे आप देखिए अक्षय ऊर्जा। अक्षय ऊर्जा मतलब आपका प्राकृतिक स्रोत, आपका नवीनीकरण स्रोत, ध्यान रखिएगा। स्रोत जो है कार्बन उत्सर्जन नहीं करते हैं। अक्षय ऊर्जा जो प्राकृतिक रूप से नवीनीकरण संसाधन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। देखिए यहाँ पे दिया है नवीनीकरण संसाधन में आपका वर्गीकृत किया जाता है। अक्षय ऊर्जा को इसे कहते हैं। अक्षय ऊर्जा मतलब समझिए कि जो प्राकृतिक चीजों से प्राप्त होती हैं। इसमें आपका सौर्य, पवन, भूतापीय, बायोगैस, जैव अपशिष्ट, जल विद्युत शामिल है ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आहार श्रृंखला में शाखावित श्रृंखला को क्या कहा जाता है? तो आपका जो है आहार जाल कहा जाता है। विभिन्न आहार श्रृंखलाओं की लंबाई एक एवं जटिलता में बहुत अंतर होता है। सामान्यतः प्रत्येक जीव 2 या 2 से अधिक प्रकार के जीवों द्वारा खाया जाता है। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि सामान्यतः प्रत्येक जीव जो है 2 या 2 से अधिक प्रकार के जीवों द्वारा खाया जाता है, जो स्वयं अनेक प्रकार के आहार बनाते हैं। क्या? अनेक प्रकार के आहार बनाते हैं। अतः एक सीधी आहार श्रृंखला के बजाय जीवों के मध्य आहार श्रृंखला द्वारा आहार संबंध शाखान्वित होते हैं तथा शाखान्वित श्रृंखलाओं का जाल बनाते हैं। जाल बनाते हैं जिसे हम आहार जाल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जहाँ भी एक्सप्लेनेशन को रखेगा कि नहीं यहाँ पे क्वेश्चन आपका बन सकता है, हम जरूर समझाने की कोशिश करेंगे, बस आप उस नॉर्मल सा उससे ध्यान रखिएगा। हरे पौधे जो है सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का कितना % ग्रहण करते हैं? तो आपका 1% ग्रहण करते हैं और उसे उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो कितना? आपका 1%। यहाँ पे देखिए स्थलीय पारिस्थितिकीय तंत्र में हरे पौधे अपनी पत्तियों पे पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का लगभग 1% ग्रहण करते हैं और इसे खाद्य ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। इसी बात को रिपीट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसके नेतृत्व में जो है चिपको आंदोलन को मजबूती मिली? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सुंदरलाल बहुगुणा जी के नेतृत्व में जो है चिपको आंदोलन को जो मजबूती मिली। चिपको आंदोलन जो है पर्यावरण एवं वन संरक्षण से संबंधित आंदोलन था। इस आंदोलन की शुरुआत जो है 1973 में गौरा देवी ने किया। देखिए मजबूती किससे मिली? तो सुंदरलाल बहुगुणा जी। शुरुआत किसने किया? तो गौरा देवी ने। एग्जाम में सुंदरलाल बहुगुणा जी से ज्यादा क्वेश्चन आता है, लेकिन बीपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है
कि चिपको आंदोलन की शुरुआत जो है 1973 में की गई, गौरा देवी ने किया, लेकिन आगे इसे सुंदरलाल बहुगुणा जी ने मजबूती प्रदान की और चंडी प्रसाद भट्ट, गोविंद सिंह रावत आदि इसके अन्य व्यक्ति जुड़े थे। तो आपसे ये भी तो क्वेश्चन बन सकता है कि चिपको आंदोलन से और कौन कौन व्यक्ति जुड़े थे, तो इसमें आपका सुंदरलाल बहुगुणा जी दिया है और इसके अलावा आपका चंडी प्रसाद भट्ट को दे सकता है, गोविंद सिंह को दे सकता है, रावत जी को मतलब दे सकता है, इसमें अन्य व्यक्ति को दे सकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यदि क्वेश्चन ये पूछे कि किसके नेतृत्व में जो है चिपको आंदोलन की मजबूती मिली, तो आपका सुंदरलाल बहुगुणा जी। किसने आंदोलन शुरू किया, तो गौरा देवी जी ने। चिपको आंदोलन में कितने मतलब कितने तो नहीं पूछेगा, कौन कौन से सदस्य थे, तो आपको पता रहेगा तो आप आसानी से, अगर याद है तो आप, अगर डी भी ऑप्शन होगा तो आसानी से लगा सकते हैं। इसीलिए हम बार बार आपको डी का इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपके दिमाग में ये चीज़ बैठी रहेंगी, तो आप इसे भी ध्यान देते रहेंगे, आपको क्वेश्चन हमेशा याद होता रहेगा। चलिए एक बार फिर से बता देते हैं कि अन्य सदस्य आपके चंडी प्रसाद भट्ट जी, गोविंद सिंह और रावत सिंह जी थे। सॉरी, रावत जी थे। अब इनको पता नहीं कि सिंह थे कि क्या थे, पर ध्यान रखिएगा नाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं। कौन होते हैं, तो स्वपोषी, यानी कि उत्पादक की बात कर रहे हैं। तो आहार श्रृंखला का प्रत्येक चरण एक पोषी स्तर बनाते हैं। उत्पादक यानी कि उत्पादक वो होते हैं, हरे पौधे की बात कर रहा है, जो प्रथम स्तर पे होते हैं, जो सूर्य के प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो है अपना खाना बनाते हैं, उसे हम स्वपोषी बोलते हैं। तो प्रथम बोल रहा है कि प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं, जबकि प्राथमिक उपभोक्ता की बात करते हैं तो आपका टिड्डा, द्वितीय स्तर पे आपका मांसाहारी, और आपका द्वितीय स्तर पे मांसाहारी जैसे में कि आपका मेंढक, और तृतीय स्तर पे सांप शामिल है। यानी कि जैसे आपने ऊपर देखा कि आपका पादप था, यानी कि आपका पादप में आ गया, तो उसमें आपका क्या था, घास था, ठीक है। घास को आपको किसने, घास को हिरण ने खाया, ठीक है। हिरण को खाने के बाद फिर हिरण के खाने के बाद हिरण को किसने खाया, तो शेर ने खाया। तो ये खाद्य श्रृंखला बनी। तो यहाँ पे देखिए कि प्राथमिक उपभोक्ता घास की जगह आपका टिड्डा आ गया, और द्वितीय स्तर पे आपका मेढक आ गया। टिड्डा जो है, टिड्डा को मेढक खाएगा, और मेढक को कौन खाएगा, तो सांप। तो टिड्डा पहले स्थान पे आ गया, दूसरे स्थान पे आपका मेढक, और तीसरे स्थान पे जो है आपका सांप आ गया। तो आपका जो है टिड्डा को मेढक खाएगा और मेढक को सांप खाएगा। तो ये भी एक खाद्य श्रृंखला बनी इसी आधार पे। जैसे ऊपर दिया था पादप, हिरण और शेर, तो नीचे आपका एक ऑप्शन अगर डी बनाना हो तो वो इसे भी दे सकता है, टिड्डा, मेढक, सांप। तो ये भी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव जो है क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर कर अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिक में परिवर्तित करता है। तो आपका स्वपोषी यानी कि हरे पेड़ पौधों की बात कर रहा है प्रथम स्तर की, और कुछ जीवाणु, सारे जीवाणु की बात नहीं कर रहा है, कुछ बैक्टीरिया की बात कर रहा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं कि स्वपोषी जीव जैसे आपके पौधे की बात कर रहा है, शैवाल यानी कि कुछ फंगी भी जो होते हैं आपके प्रकाश संश्लेषण करते हैं, जो महासागरों में होते हैं, जहाँ से हमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है 70%, और हरे पेड़ पौधों से 30%। तो कुछ शैवाल भी होते हैं, उसमें कुछ जीवाणु यानी कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके अकार्बनिक पदार्थों को जो है कार्बनिक यौगिक जैसे कि शर्करा में परिवर्तित करते हैं। ये जीव सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करके जीवमंडल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसका उपयोग जो है खाद्य श्रृंखला के अन्य जीवों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये मत सोचिएगा कि प्रकाश संश्लेषण जो है केवल हरे पौधे भी करते हैं, उसमें आपका कुछ शैवाल भी दे सकता है और कुछ जीवाणु भी। तो देखिए यहाँ पे कुछ जीवाणु दिया है, जिसे पता होगा उसने ऑप्शन नंबर डी मारा होगा। जीवाणु के जगह आपका कुछ जीवाणु और कुछ शैवाल भी दे सकता है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे स्वपोषी नहीं देके शैवाल भी दे सकता है, तो तब भी आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। तो आपको सबको ध्यान